बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है जब से निगरां हुकूमत आई है। क्या महंगाई में कमी आई है? स्टॉक एक्सचेंज से बेहतरी की खबरें आना तो शुरू हो गई हैं और अब अभी तक जारी हैं। तो क्या वाकई ये जो निगरां हुकूमत है इन्होंने मामलात को कंट्रोल में ये लोग ले आए हैं या कि ये भी मसनूई है? हमें याद है कि डार के आते ही भी ब्रेकिंग चलती थी और बताया जाता था कि पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन हुआ ये कि महंगाई मज़ीद बढ़ी, पेट्रोल प्राइसेस मज़ीद बढ़े, अशिया खुर्दनों से लेके आम आदमी को दूध तक मिलना भी मुहाल हो गया था। लेकिन अब कुछ बेहतरी है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में महंगाई और मईशत के जो अच्छे और बुरे हालात हैं आखिर होना क्या है। इलेक्शन की तैयारियां भी उरूज पर हैं, इल्ज़ामात की कहानियां भी उरूज पर हैं। साबिक़ खातून अव्वल के साबिक़ शोहर ख़ावर मानिका को भी अब स्क्रीन की जीनत फिर से बनाया गया है और मुतादिद इल्ज़ाम उन्होंने चेयरमैन PTI पे लगाए। क्या घर की ख़वातीन और एक फॉर्मर वज़ीर आज़म के कैरेक्टर और उनकी ये जो भी मामला चलाए गए, क्या पाकिस्तान का कानून, आइन, पैमरा इजाज़त देता है कि कैरेक्टर असोसिएशन को रोका जा सके? क्या ये वक्त की ज़रूरत था कि अब उसको लाया गया या वो खुद आए, या वाकई ख़ावर मानिका के साथ बड़ा जुल्म हुआ है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि अगर सब कुछ तय हो गया है तो फिर ये इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। ये तो वही सेंटेंस है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद लोग कहते आए हैं कि ये साफ शफाफ इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन वक्त की ज़रूरत है। तो बिलावल साहब, तब आप कहाँ थे? तब तो आप उन्हीं के साथ बैठ गए थे। तमाम मुद्दे बात करने के लिए स्टूडियो हमारे से मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सलीम सचवानी में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी, आपने टाइम दिया। उनके साथ मारूफ बिजनेसमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी पे बड़ी आपकी गहरी नज़र है, इकनॉमिक एनालिस्ट हैं जनाब CEO सेविंग ऑफ इकबाल अडवाणी साहब। बहुत शुक्रिया सर, अडवाणी साहब, आपने टाइम दिया। नून लीग के भी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है सैयद निसार अली शाह। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब, आपने टाइम दिया। ज़रा अडवाणी साहब का होने का जो है ना फ़ायदा उठा लेते, ज़रा इकनॉमी पे बात कर लेते। सर, ये बेहतरी की खबरें जो निगरां हुकूमत जब से आई है, अफगान पनाहगुज़ीन भी जाने लग गए, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी की खबरें, हर जगह अच्छी अच्छी खबरें, तो ये अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान की मईशत को लेकर अभी चलती रहेंगी? मामला वाकई ठीक जा रहे हैं? क्या अच्छी खबरें आ रही हैं? स्टॉक एक्सचेंज से बड़ी बेहतरी की खबरें हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का GDP ग्रोथ नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है। मेरे को नहीं 1% या समथिंग होगा। ओके, आप एक 1% या मनफी जो 1% माइनस ही हुआ एक तरह से, GDP आपका माइनस हो रहा है। इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है, रोजगार मार्केट में लोगों के पास है नहीं, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब ये सब चीज़ें, और क्राइम भी पाकिस्तान में ज़्यादा है, बढ़ गया है। कराची में वाले बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आए कि डॉलर एक जगह रुकता नहीं है, गिरता रहता है। अभी 1-2 दिन से दोबारा IMF से मुआहदा हुआ, तो ये 5-6 दिन थोड़ा स्टेबल रहेगा या ऊपर रहेगा, फिर इसके बाद दोबारा नीचे आता जाएगा और डॉलर ऊपर चला जाएगा। डॉलर हमारा रुक नहीं रहा, GDP ग्रो हमारी नीचे आ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इंटरेस्ट रेट हमारा हाई है। सब चीज़ें होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आ रही है, मेरी समझ से बाहर है। आपकी इकोनॉमिकली हालात तो कुछ है ही नहीं, जीरो है, हर चीज में तो आप खत्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ रही है मेरी समझ में नहीं आ रही कि किस तरह बढ़ सकती है। इन हालात में स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ सकती है? अब ये पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हो तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे बढ़ रही है ये। हाँ, हो सकता है किसी और मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपने कहा हो तो अलग बात है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं बढ़ रही। मुझे तो अब एक चीज में है, लेकिन कड़वी बात है जो मैं कहना चाहूंगा, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली एक कैसीनो है। अच्छा, हाँ, ये करें सर। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक कैसीनो है। आप देखें, मुल्क की मईशत बिल्कुल नीचे जा रही है, किसी चीज में बेहतरी नहीं हो रही और स्टॉक एक्सचेंज बढ़ती जा रही है। तो आप उसको क्या नाम दोगे मुझे बताएं, आप खुद ही बोल दें तो कैसे हो सकता है? हालात आपको बेहतर लग रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये जो तेजी, ये सब झूठ पर मबनी है। बजाय आप देखें, बात झूठ की नहीं है ना, बात यह है कि आपके मुल्क के हालात ही नहीं है, आपकी GDP ग्रो नहीं हो, ग्रोथ कम हो रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है और मुझे लगता है कि कुछ महीने बाद और महंगाई बढ़ेगी। आपका इंटरेस्ट रेट जिस जगह पे, इसका मतलब इंडस्ट्रियां यहाँ खुल नहीं सकती,
डॉलर आपका एक जगह होता नहीं, जब तक आप डॉलर फिक्स नहीं करोगे एक जगह, डॉलर आपका है नहीं, तो फॉरेन इन्वेस्टर कौन आएगा? मुझे दुनिया खबर नहीं आई थी कि पेट्रोल वाली मोटरसाइकिलें अब बनाना बंद, अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें चलेंगी। नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत पहले चलनी चाहिए। हमारे पास तो क्या है कि बहुत लेट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां चलनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए, आपने अभी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात की, जिस मुल्क की मईशत में कुछ नजर ही नहीं आ रहा उसकी स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रही है, ये एक ताजुब है। किस तरह बढ़ रही है इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जो वहां पर है, मेरी समझ से बाहर है। तो ये जो गनी परवर शहर है, शहर कराची, आप इस पे जाएं, जगह जगह पे लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो इसका मतलब ये कि ये लोग सही कर रहे हैं कि चलो कम से कम जो आम आदमी है उसका अशिया खुर्दनोश का खाने का जो पैसा है उसका 200, 250, 500 वो बेयर कर रही है ये एनजीओ। देखिए, आप इनके पास अपनी दलील होगी और इनकी कोई कुछ ना कुछ सोच होगी तो कि नहीं उठाया हुआ एनजीओ ने, नहीं ऐसे हालात में नहीं इस तरह। देखिए, खाना फ्री में खिलाने की फेवर में मैं तो नहीं हूँ। अच्छा। मेरी सोच ये है कि अगर हम किसी को भी खाना फ्री में खिलाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको उससे काम करने की आदत खत्म कर रहे हैं। अच्छा। वैसे ही पाकिस्तानी को मेहनती नहीं कहलाती दुनिया में। अच्छा। हम मेहनत से दिल चुराते हैं, मेहनत नहीं करते, ऊपर से हम उनको खाना खिला दे और इतना वाफे मिकदार में, तो मतलब मुझे लगता है आप उनसे काम की आदत खत्म कर रहे हो। हाँ, अगर आपने पैसा ही खर्च करना है तो आप ऐसे काम करो जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। यानी आपने वेयर हाउसेज ले लिए, कितनी जगह है वहां पर आप पाकिस्तान के हवाले से ट्रेनिंग सेंटर खोल दें। ओके। एक इलेक्ट्रिशियन कोर्सेज वगैरह, इलेक्ट्रिक छोटे में नीचे लेवल पे आता हूं, हुनर की बात करता हूं। इलेक्ट्रिशियन को सिखाएं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेन करें, प्लम्बर ट्रेन करें, आप कार मैकेनिक ट्रेन करें, एसी मैकेनिक ट्रेन करें, सही, आप वेल्डर को ट्रेन करें, आप इस तरह ट्रेनिंग दें। इसके बाद आप आ जाए थोड़े एजुकेशन के हवाले से, तो अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो कोविड आ गया था तो टीचर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए नहीं थे हमारे पास। 10 से 12, 15% आपके पास टीचर होंगे पढ़ाने वाले, तो आप टीचर को ट्रेनिंग दें ऑनलाइन पढ़ाने की। ऑनलाइन बिजनेस किस तरह किया जाता है उस तरह ट्रेनिंग दें, कंप्यूटर कोर्सेज करवाएं। अब AI का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बेसिक कोर्स कराएं। तो इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर आप बना लें, और किस मुल्क को कितने लोगों की जरूरत है, जितना आप हुनरमंद लोग पैदा करेंगे। देखें, आप अगर चाहते हैं आपका मुल्क तरक्की करे, आपके यहाँ तकरीबन 65% तो यूथ है, आप उनकी ट्रेनिंग करें। जब तक आप अपनी अफरादी कुव्वत को ट्रेन नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आगे आपका पॉइंट। शाह साहब, आप कैसे देखते हैं मुल्क की महंगाई, जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, एक नया सेटअप आ जाए, आम लोग रुल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मजीद हुसैन। देखें, बात मेरे भाई ने तो फिगर आपको बताएं, बिजनेस से उनका ताल्लुक़ है। मैं तो पॉलिटिकल हिसाब से देख रहा हूँ कि मुल्क में लाजम है आपको इस्तेकाम चाहिए होता है, सियासी इस्तेकाम, जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से ये महंगाई का ख़ात्मा, बिजनेस का आना या इंडस्ट्रीज़ का लगना, ये तमाम इस्तेकाम जो उससे होता है, सियासी इस्तेकाम से होता है। आप ये देख रहे हैं ना कि 17 के बाद आपने गैर सियासी इस्तेकाम शुरू कर दिया, एक प्राइम मिनिस्टर को आपने अकामा के ऊपर ये बाहर कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क में कौन आएगा बिजनेस करने के लिए, और क्यों आएगा? जब यहाँ पर आप इंसाफ के तकाजे पूरी नहीं करेंगे और किसी भी तरीके से एक चलते हुए मुल्क को जो एक तरक्की की तरफ जा रहा था, उस जिसके लिए 13 में बड़ी कोशिश की गई थी, तो उसके बाद उस मुल्क में लाजम है जो जवाल आया है, तो वो एकदम तो आप नहीं ख़त्म कर सकते। आज आप निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं, 16 माह के अंदर PDM के जो हुकूमत थी, क्या आप समझते हैं कि उनको आसानी, वो तो बड़े परेशान थे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी कोयटा के अंदर ये खुद क्लियर कहा कि महंगाई ये नजर कहाँ से लगी, ये किस तरीके से दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, यानी समझ से बलातर है। तो आप समझते हैं कि इसके लिए, मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन का होना, जिसके लिए एक प्रोसेस शुरू है, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ। तो फिर ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो पाएंगे ना, कैसे होंगे? अभी से बिलावल साहब, इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन, वो कह रहे हैं कि सब कुछ तय है। PTI कह रही थी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ले आएं ताकि सब ऑनलाइन हो जाए। अडवाणी साहब ने भी ऑनलाइन चीज़ों की जिक्र की कि भाई अब ऑनलाइन पे आ जाए, दुनिया बहुत आगे चली गई। आप जिस ये जो पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जाम लगे, आप लोगों ने भी लगाया PTI की जब हुकूमत बनी थी, अब कैसे शफाफ होंगे? देखिए, आप ये बताएं कि अभी इलेक्शन हो ही नहीं है,
और हमने जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये बात बोली थी कि सिलेक्टेड की बात की थी, ठीक है। लेकिन हमने उस वक्त इस मुल्क के लिए सिलेक्टेड से ये भी कहा था कि हम आपके साथ हैं। और वही अब आप लोग होने जा रहे हैं। सुनिएगा, आज ये बताएं कि जो आपने बिलावल जरदारी साहब की बात की है कि क्या वो 15 साल से हुकूमत भी नहीं है, सूबाई हुकूमत 15 साल की उनकी थी, इस दरमियान उनकी करीबन वफाकी हुकूमत भी रही है 8 से 13 तक। तो मैं समझता हूँ कि ये आप अगर ये देखते हैं कि भाई इलेक्शन का कोई फ़ायदा ही नहीं है और आप इलेक्ट हो गए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि तो आपने वक्त से पहले हार पाना है। हमने तो हार नहीं माना, हमारे साथ 18 में जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, हमने इलेक्शन फाइट किया, हमने इलेक्शन लड़ा। आप देखें ना, हम कहाँ इलेक्शन में किसी विड्रॉल हुए, हमने कौन सा कहा है कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे या आप इलेक्शन ना करें, हमने तो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। आप ये समझें कि उस प्रोसेस से गुजरने के बाद हम असेंबली में आए, जितने भी हम आए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब विन किया। पंजाब में हमें हुकूमत नहीं दी गई, KPK में हुकूमत उनकी बनी, PTI की, पंजाब में हमारी नहीं बनी, जो हमारा अक्सरियत हमारा हम थे। उसके अलावा सिंध में हुकूमत अक्सरियत थी, उनको मिल गई, लेकिन हमें नहीं मिली पंजाब में। उसके बावजूद हमने कोई उस पर नहीं किया, हम अपोजिशन में बैठे, पंजाब में भी अपोजिशन में बैठे और मरकज में भी अपोजिशन में बैठे। और हमने मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन PTI जो थे, उनको ऑफर भी की थी कि इस मुल्क के लिए अगर हमारी कोई जरूरत होगी तो हम आपके साथ हैं। आज बिलावल साहब अगर जो बात कर रहे हैं तो उनको अपनी हार नजर आ गई होगी, मैं तो ये समझता हूं। अगर उनको हार नजर नहीं आ रही होती, वो क्योंकि वो एक देखे ना, उसको वो मोहतरमा बेनजीर साहब का बेटा है और उसको उसने बड़े लाड प्यार से पाला है और उसके अंदर लाजम है एक सोच है और एक दिमाग है। उसने देखा कि मैं पूरे पाकिस्तान का विजिट कर रहा हूं, तो देखे ना, आप कहीं भी विजिट करेंगे तो आपको तो नजर आएगा कि अवाम मेरे साथ है या नहीं है। और वो मैं इसमें आता हूँ, पेशावर में भी उनके साथ बड़े मामलात हुए, कारकुनान बड़े नाराज थे, उन्होंने कहा बिलावल साहब आपने बड़ी देर कर दी आने में, अब यहाँ से। और हम तो लंदन से जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए तो वो अपने घर तो गए नहीं, वो डायरेक्ट मीनार पाकिस्तान पे आए और उनको जब आए तो अवाम आई भी थी, पूरे पाकिस्तान से आई थी, गिलगित बल्तिस्तान से भी आई, चतराल से भी आई, सुनिएगा ना मेरी बात, कश्मीर से भी आई, सिंध से भी आई, बलूचिस्तान से भी आई, पंजाब से भी आई। तो मैं समझता हूँ हम तो खुश हैं इस बात से कि अवाम आई हमारे लिए, तो हम तो इलेक्शन की कोई बात नहीं करेंगे कि वो ठीक नहीं है। हम उम्मीद से नहीं, हम तो इंशाल्लाह उम्मीद से कि इंशाल्लाह ताला अवाम हमें मुंतखब करेगी और नवाज शरीफ उम्मीद है। ठीक है, आगे आपका साहब, पाकिस्तान के मौजूदा हालात, अब निगरान हुकूमत लेके चल रही है, बेहतरी की तरफ गामजन है, ये कुछ कर जाएंगे या कि बस ये लूले लंगड़े सिस्टम की तरह हम जाएंगे? और फिर इलेक्शन कैसे देख रहे हैं? अब तो वो बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि भाई हुकूमत कहना ये आईन पाकिस्तान की तौहीन है, ये गैर कानूनी हुकूमतें जो चल रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और मरकज में, इनका काम था 90 दिन में इलेक्शन करवाना, जो कि नहीं करवाए और अब ये गैर आईनी हुकूमत हो गई है। और इसको गैर आईनी हुकूमत के बनने के बाद पाकिस्तान चलाने के जो इख्तियार थे वो देने वाले ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले थे, जिन्होंने EBN के कानून को रोल बैक करवाया PDM के जरिए, जिन्होंने जो है वो फौरन पढ़े लिखे वोटरों के हक को डाका डाला, उनको वोट के हक से महरूम किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों को वोट देंगे और उनको पहचान अच्छे बुरे की ज्यादा बेहतर तौर पे। जहालत को उन्होंने मुल्क के अंदर परवान चढ़ाया। आज मुल्क के अंदर 3 करोड़ के करीब फकीर मौजूद हैं। बताएं, 3 करोड़ जहाँ भीख मांगने वाले हमारे लोग बन चुके हैं, तो उसके जिम्मेदार जो है ये 30 साल से हुकूमतों में बैठने वाले लोग हैं। ये आज जो बात थी, बड़ी अच्छी बात की आपने अडवाणी साहब ने कि इलेक्ट्रिकल पे आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पे होनी चाहिए, मगर आप देखें ना सर, इलेक्ट्रिकल जो है वो डीजल से चलने वाले जनरेटर भी इन लोगों ने खरीद किए हैं। पाकिस्तान को तबाही की तरफ ये डीजल से चलने वाले जनरेटर जिसकी बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, पाकिस्तान के पास कोयले का ज़खायर होने के बावजूद, प्लांट है हमारे पास जी, फ्रांस का एटमी डीपोसिंग प्लांट का जो मुआहदा था, जो सस्ती बिजली पैदा करता, पाकिस्तान की पूरी मुश्किलात को हल करता, उसका एग्रीमेंट तोड़ने का सारा जो नवाज शरीफ के सर है। और डॉक्टर समर मुबारक ने जो बोर करके डीजल
इलेक्ट्रिक और गैस को अलग करने की जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई, ठीक है। उसको इन्फॉर्म किया। सबसे पहले एहसन इकबाल को उन्होंने इन्फॉर्म किया, नवाज शरीफ को, दूसरे दिन से इनको एक्स्ट्रा फंड आने के बजाय वो फंड भी बंद कर दिया गया। मुल्क को, कौम की तरक्की ये कभी चाहते ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, वो इलेक्ट्रिकल से चलने वाली गाड़ियां वो चार्ज किससे होंगी? डीजल से बनने वाली बिजली से ही चार्ज होंगी ना। डीजल तो इस्तेमाल होगा फिर भी हमारे पास, ठीक है, उसके मुकाबले में कम होगा, मगर डीजल का इस्तेमाल तो आएगा। मुल्क को इलेक्शन होते हुए अच्छा नजर आ रहा है आपको? बिलावल साहब जिस तरह कह रहे हैं कि सब कुछ तो तय है सर, मैं अभी तो आपसे अर्ज किया कि दांधली ज़्यादा इलेक्शन की बुनियाद उन लोगों ने रखी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ईवीएम मशीन को हटा के दांधली ज़्यादा इलेक्शन की बुनियाद रखी है। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को उसके अंदर मजबूत किया है। इन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला है, क्योंकि आम लोगों को वोट का हक देने से ये महरूम रखना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि आम लोगों को वोट का हक मिले। अभी भी अगर आप देखेंगे, शनाख्ती कार्ड की तादाद हमारे पास जितनी होगी उसके मुकाबले में रजिस्टर्ड वोट नहीं होंगे। क्यों? कि इनकी पसंद के वोट, वोटर्स भी चाहिए इनको। इलेक्शन के लिस्टों के अंदर इधर का वोट उठा के उधर फेंकेंगे, उधर के वोट उठा के उधर फेंकेंगे। ये ड्रामेबाजी अभी बाकी है दांधली के। तो ये तो इसका मतलब ये अभी से ही हार मान रहे हैं? हम हार नहीं मान रहे सर, हम अवाम की कुव्वत से, अवाम की ताकत से इस बार अवाम निकलेगी, जिस तरह पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम निकली थी। और आप देखोगे कि अवाम किस तरीके से वोट डालती है और किस तरीके से अपने वोट की हिफाजत करती है। और एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, ये बात आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक वोट से पाकिस्तान बनाता है और इस दफा इंशाल्लाह दूसरे वोट से पाकिस्तान आजाद होगा। आजाद होगा किस अमरीकी सफीर और बरतानी सफीरों से मिल रहे हैं, उनको क्या तुक बनती है कि अमरीकी और बरतानी सफीरों से मिलते हैं? और वो क्या जाहिर करना चाहती है पाकिस्तान की आवाम को? और कौन से कानून के तहत वो गई है मिलने के लिए ये सफीर साहबान? ठीक है, ये कानून की भी वजाहत होनी चाहिए। किसी वकील को बुलाए, वो कानून तो रखे जिसके तहत सफीर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। और क्या हक पहुंचते इलेक्शन के दिनों में जाके इनको दीगर जमातों से मुलाकात ऑलरेडी स्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन स्टेब्लिशमेंट और बरतानी स्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के ऊपर हावी रही है और हावी है इस वक्त भी। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। खान साहब अगर जेल के अंदर है तो एक किरदार बैरून स्टेब्लिशमेंट का भी साथ है। ठीक है, आगे सलीम साहब आपका पॉइंट आ गया। इस वक्त में ज्वाइन किया है, आप पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, आपकी बड़ी लेगेसी रही है। डॉक्टर सराफ सर में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका कीमती वक्त लिया है, बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को केपीके में बड़ी मायूसी है, वहां पे कारकुनान नाराज हो गए, कह रहे हैं बिलावल साहब आपने बड़ी देर कर दी यहाँ आते आते, अब वो मुमकिन नहीं है। बिलावल साहब उनको कहने लगे कि ये वक्त नहीं है, मिलकर यकजा होकर इलेक्शन लड़ना है, जियाले आपस में इत्तेहाद पैदा करें। और फिर बिलावल साहब ने यह भी कहा कि जब सब कुछ तय हो चुका है तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा? हार नजर आ गई बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को। सौरभ साहब अच्छा, ये पहले तो ये जो भाई हैं शायद आपके स्टूडियो में बैठे हुए, उनका काम कराइएगा। मैं करवा देता हूँ। पीटीआई के सलीम सचवानी में जो बैठे हुए स्टूडियो में इकबाल अडवाणी साहब मारूफ एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, नून लीग के निसार शाह बैठे हुए। अच्छा सर, अच्छा ये पीटीआई के जो मेरे भाई हैं, इनसे पूछे 18 का इलेक्शन किस तरह हुआ था? अभी बड़े जल्दबाजी हुआ है। सर मैं जवाब दे दूं आपको, 18 इलेक्शन किस तरह का हुआ था? नहीं, आप सवाल करें तो मैं जवाब दे दूं। अपनी बारी पे जवाब दीजिए। जी आप कंप्लीट करें। अपनी बारी पे जवाब। सर आपने सवाल किया जरूर मैं जी आप बोल रहे हैं। मैंने आपको सुना, अपनी बारी पे जवाब। जी सर आपने सवाल किया तो मैंने पूछा कि मैं जवाब दूं। नहीं आप जब मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी डॉक्टर साहब कंप्लीट करें। जी बिल्कुल, बारी की बारी आए तो जरूर मुझे जवाब दें और मैं सुनूंगा और मुझे खुशी होगी जवाब सुनकर कि क्या जवाब देते हैं। बहरहाल वो जो इलेक्शन थे वो भी इलेक्शन तो सही नहीं थे, वो भी आपको पता है कि किस तरह से और क्या क्या कहानियां सामने आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान का एक वाहिद सोल्यूशन यही है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अब ये तो जिस तरह सिलसिला चल रहा है कि इमरान खान साहब को 2018 में जबरदस्ती जितवाया गया, अभी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी उसी तरीके से पाकिस्तान से मुसल्लत किया जाए। जो आपने मुल्क का हशर इमरान खान साहब के होते हुए देखा, वही आप अगर दोहराना चाहते हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। बात यह है कि इस मुल्क का वाहिद सोल्यूशन ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। और जिस तरह आपने बिलावल साहब की बात की खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये तो अगर उसमें इख्तिलाफात पैदा करते हैं तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है
और जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, जिस पार्टी में वर्कर होते हैं, तो उस पार्टी में इख्तिलाफात भी ज्यादा होते हैं। नवाज शरीफ साहब अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, उनकी पार्टी का कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है और भारी अक्सरियत से नवाज लीग आ जाती है मुल्क में, कबूल करेंगे? देखो, बात यह है कि हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हमने देखा तो जरूर हम कबूल करेंगे, लेकिन हमारा बहुत बड़ा दिल है। आपको पता है कि 2013 के इलेक्शन जब हुए थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये उसका इलेक्शन था, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, लूली लंगड़ी जमहूरियत फिर भी डिक्टेटरशिप से ज्यादा अच्छी डिक्टेटर नहीं होना चाहिए। आज इस बिलावल साहब की स्टेटमेंट का मौलाना फजल रहमान से लेके नून लीग की सीनियर क़यादत ने इसका जवाब दिया है और कहा है कि जो बिलावल का लबो लहजा है वो मैच्योर नहीं है, वो चेयरमैन है एक पार्टी के, लेकिन हम उस लेवल पर नहीं आना चाह रहे। तो बिलावल साहब इतने जज्बाती क्यों हो गए हैं? जज्बाती तो वो नहीं हो रहे हैं, तो बात वो ये कर रहे हैं कि भाई आप जो है मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं। उस पर अगर ये हम देखें कि सामने पूरा ये डकैती नहीं, पूरा डाका डाला जा रहा है और मुल्क में इतने बड़े पैमाने पे जो है, जिस तरह पहले लादना था या किसी और को लादना करके पेश किया जा रहा है, तो खामोश होकर बैठ जाए। तो बशीर मेमन साहब हमारी जराए बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बशीर मेमन सिंध के सीएम बनने जा रहे हैं। मेरे भाई अब बशीर मेमन साहब मेरे दोस्त हैं। अब ये है कि पहले तो ये हम सुनते आ रहे हैं, वो जो मौलाना साहब हैं यहाँ पर फिर रहे हैं, वो ही कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए, और ये एमपी वाले कह रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म बनेगा। और ये अभी बशीर मेमन साहब, एक भी नून लीग की सीट नहीं थी पूरे सिंध के अंदर लास्ट इलेक्शन में। अब ठीक है, ठीक है, क्या आप सुन सकते हैं? हमें सुन सकते हैं डॉक्टर साहब? मुमकिन है डॉक्टर सराब सरकी का राब्ता मुनक़ता हो गया हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया अपना, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बशीर मेमन साहब के बारे में बात आई तो मुमकिन है राब्ता मुनक़ता हो गया हो या डॉक्टर साहब ने बात ना करना चाहिए हो। चले इकबाल अडवाणी साहब, आप मैं आगे बढ़ाता हूँ ना प्रोग्राम को, पहला फेज कंप्लीट हो गया शो का। आगे मुझे ये बताएं कि आपने कल एक शो देखा निजी चैनल पर, खावर मानिका साहब वहाँ बैठे थे और उस शो की बहुत बड़ी पजीराई भी की गई। क्या आइन कानून जितने इदारे हैं पाकिस्तान के एक फॉर्मर वजीर आज़म के घर के मामलात को उछालने की इजाज़त देता है, या ये आपको लगता है प्री प्लान शो था, कैरेक्टर असिस्नेशन करनी थी चेयरमैन पीटीआई की? नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तो एक पहले से मंसूबा बनाया गया होगा तभी ये इस तरह का शो हुआ। क्योंकि डिवोर्स इन्होंने दी है उसको तकरीबन 5 साल हो गए, तो 5 साल बाद ये इंटरव्यू देने आए तो कोई मकसद नहीं था इतना टाइम बाद आने का। मतलब ये मतलब सही नहीं है, मुझे नहीं लगता, इखलाकियात से काफी हटके बात है। क्योंकि एक इंसान ने जब डिवोर्स दे दी है, 5 साल हो गए, इसके बाद आके वो उस तरह की बातें करते तो 5 साल तक कहाँ थे? जब जब हम कब मानते इनकी ऑनेस्टी या इनकी दिलेरी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और खान साहब वजीर आजम थे, तभी अगर आके इंटरव्यू देते। अगर इधर नहीं दे सकते तो किसी दूसरे मुल्क में तो दे सकते थे, नहीं यहाँ प्रॉब्लम आती। यूके में जाके दे सकते थे, अमेरिका में, तो वहां नहीं की। जब तक इनको जो फवाइद मिल रहे थे खान साहब की हुकूमत में, वो सब ये ले रहे थे। और जब देखा कि अब तो खान साहब का सूरज डूबता जा रहा है, जो इनकी नजर में लग रहा है डूब रहा है, बल्कि डूब गया है, तो ये आपकी नजर में डूब रहा है? देखिए, पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है, बजाय तो ये लग रहा है कि इस इलेक्शन में खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा जी, रुकिएगा, डॉक्टर साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आप? जी जी, बस मैं ये कह रहा था, आपको गुजारिश ये कह रहा था कि जिनके पास एक सीट भी नहीं है सिंध के अंदर, वो भी ख्वाब देख रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम या बशीर मेमन साहब भी आए, तो ये ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखने चाहिए। नहीं तो फिर ये आप जिसको असल ग्राउंड रियलिटी है, तो सर ग्राउंड रियलिटी डॉक्टर साहब, एमक्यूएम इत्तेहादी बन जाएगी, जेयूआई बन जाएगी, ये सारे गठजोड़ करके मुमकिन है मामलात बन जाएं, और फिर आप इल्जाम भी लगा रहे हैं मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट भी मेहरबान हो जाए तो सीएम तो फिर बनता है। नहीं, मैं आपको गुजारिश करूँ, हमारे चेयरमैन साहब ने ये कहा, आपको पता है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से बनी है, तभी भी जैसी इलेक्शन हुई है, जिस बड़े
डिक्टेटर ने कराई हैं, या जब भी इलेक्शन हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के में उभरी है। ठीक है। अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर MQM के एक MP भी शामिल हो गए, आज 4-5 बिल्कुल और बड़े अच्छे लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आप कॉल पे रहे डॉक्टर साहब, कॉल पे रहे ना आप, हमें कॉल पे ही रहे। मैं आता हूँ आपके पास, एक और स्टोरी है आपसे, उस पर भी सवाल करूंगा, आप कॉल पे ही रहिएगा। निसार साहब, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ख्वाब क्यों देख रहे हैं आप, सिंध में भी इक्तदार के, वफाक में भी इक्तदार के, सीटें आपकी हैं नहीं, तो फिर आप भी सिलेक्ट होकर कंधों पे बैठ के आना चाह रहे हैं, या कि आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि एक पॉलिटिशियन को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि आपके पास सीट नहीं है। नहीं तो नहीं है ना। मैं बताता हूं आपको, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 17 सीटों के साथ कौमी असम्बली में थी, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बनी। हम 14 सीटों में परवेज मुशर्रफ के दौर में बैठे हुए थे कौमी असम्बली में, और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना। देखिए, और आप ये बात कर रहे हैं सिंध में कि भाई हमारी कोई सूबाई सीट नहीं है। भाई ने खुद ही तस्दीक कर दी कि 18 में क्या हुआ था। 18 में हमारी जीते हुए लोगों ने शहबाज शरीफ को हरवा दिया कराची से जीती हुई सीट को, उसके बाद वाडा को कहां से लेके खड़ा कर दिया। वैसे मिसाल है, एक एग्जाम्पल है, मैं कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है, और अगर इनको यकीन है कि सिंध नहीं देगी मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं ना, सिंध में आप चले जाए, हैदराबाद चले जाए, जामशोरो चले जाए, या इवन घोटकी चले जाए, वहां पे कहाँ हैं आपके लोग? वहां पे तो मुकाबला ही नहीं है पीपल्स पार्टी का। देखिए, मैं बताऊं आपको, हमारा मुकाबला बिल्कुल है। अभी हमने जो बल्दियाती इलेक्शन लड़े, और बल्दियाती इलेक्शन में हम देखे ना, फिर वही बात आएगी कि आप कहेंगे कि जिस वक्त आपने क्या किया। देखिए, बल्दियाती इलेक्शन में हमारे लोगों के साथ क्या किया गया, सिर्फ इसी हालांकि अंदर बशीर मेमन साहब की और शाह मोहम्मद शाह साहब की सीट के ऊपर क्या हुआ था, उसकी वीडियो भी मौजूद है, और नौशेरा फिरोज में क्या हुआ, सांगड़ में क्या हुआ, किस तरीके क्या हुआ। अगर कोई नहीं थे तो फिर हमारे से लड़ाई किस बात की थी? फिर हमारे लोग वहां तोड़े गए, हमसे उनको टिकट दिए गए। नौशेरा फिरोज में जो चेयरमैन है, सुनिएगा, वो हमारे से 4 दिन पहले हटवा के निकाल के उसको चेयरमैन बनाया जाता है कि ये ना बोलेंगे इनके पास नहीं थे, हमारे पास थे। बात ये है, ये तो लग पता जाएगा जब कायद मोहम्मद नवाज शरीफ आएगा और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इंशाल्लाह सुबह सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इत्तेहादियों के बगैर हम भी समझते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चल रही है, सीएम से बशीर मेमन। देखिए, बात मेरी बात सुनो, तो पार्टी का फैसला है कि बशीर मेमन साहब को बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं, वो तो हमारी पार्टी फैसला होता है। हमारे बशीर मेमन साहब हमारे प्रेसिडेंट है सिंध के, और उसके बाद अगर वो कहीं से इलेक्ट हो गए, हम अगर एतमाद होगा कि कोलिशन का जो हम बनाने जा रहे हैं, कोलिशन मेहनत हो रही है, और ये भी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी पार्टी है। देखिए, हमने पीपल्स पार्टी को आज तक ये नहीं कहा कि वो पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी पार्टी है, उसको मतलब ये हक पहुंचता है कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में आए। ये बातें ना करें कि जी इनके पास एक सीट नहीं है, तो पंजाब में आपके पास कितनी सीटें थी? 7 सीटें। हमने तो कोई भी बात नहीं की। पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की सीटें अब गिने ना, कितनी सी सुबह असेंबली में। तो देखिए, ये ज्यादती वाली बात है। अवाम का अवाम का जिस तरफ हो जाएगा, अगर वो पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं और दोबारा सीएम बन जाए, उससे पहले भी अगर वो बड़ी अहम बन जाए। इस पे आम पाकिस्तानी नौजवान, जी मैं डॉक्टर साहब आता हूं आपके पास, एक अहम स्टोरी है, मैं इस पे आपका टेक जरूर चाहूंगा। मैं जरा अडवाणी साहब को मैंने कट कर दिया था, वहीं से मैं शुरू करता हूं। खावर मनिका स्क्रीन पर आ गए, और साबिक खातून अव्वल की तलाक के मामला, चेयरमैन पीटीआई घर पे आते थे, नौकर उनको निकाल दिया करते थे, बहुत कुछ हुआ। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी सियासत में कम से कम एक दायरा होना चाहिए कि हम किस दायरा, एक हर चीज क्रॉस करते जाएंगे तो देखें, सबकी माँ बहनें हैं, सबकी इज्जत है, सबकी इज्जत सांझी है। आज अगर हम ये बात अगर खावर मानिका को ला रहे हैं, तो हो सकता है कल जुनेद सफदर की डिवोर्स का मामला भी आ जाए। तो मकसद कहने का ये है, इन चीज़ों से हमको एहतियात करनी चाहिए, यानी वो हद क्रॉस नहीं कर देनी चाहिए कि किसी को भी जो दिल में बोल दे। कम से कम एक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट भी इस पे दे दी कि मदीना की रियासत बोलने वाले, कहने वाले सुन लो खावर मानिका क्या कह रहा है। नहीं, हमको यही मैं कह रहा हूँ, अब सियासत में इस हद तक जाना नहीं चाहिए,
क्योंकि आप जिनके बारे में कर रहे हैं बात, वो ऑलरेडी जेल में बंद है, बजाय उनका फिलहाल इस इलेक्शन में कोई फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा। फिर हम उसके लिए ऐसी ऐसी चीजें लेकर आएंगे तो मुझे लगता है कल आपको भी ये चीजें फेस करनी पड़ेगी, और जब आपके साथ ये चीजें आएंगी तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आज आप इसको अच्छा साबित कर, अच्छा कह रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, अच्छा कह रहे हो, सही हो रहा है। अगर आज ये सही हो रहा है तो फिर कल आप लोगों के साथ ऐसी बातें होंगी तो फिर आप उसको किस तरह फेस करोगे, किसी को कहने के भी काबिल नहीं रहोगे कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, खातून अव्वल पे कहा जा रहा है वो घर की खातून नहीं थी, वो सारे मामला चलाती थी, खबर मानी का उसके बेनिफिशरी थे। देखिए, अगर वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व थी तो वहां की हद तक बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उस हद तक बात करनी चाहिए। अब मुझे बताएं, खबर मानी का 5 साल तक कहां थे, आज क्यों इनको सब कुछ याद आया? तो मकसद कहने का आपने डिवोर्स दे दी, खत्म, आपका किस्सा ही खत्म हो गया। वो आमिर साहब का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, हम आए नहीं है लाए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था वो भी लाए गए थे? भाई वो तो अंडरस्टूड, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरह लाया जा रहा है सबको। बात ये नहीं है, आने जाने की बात भी नहीं है, मकसद में आप पर्सनली डायरेक्ट उनसे बात कर रहा हूं। जब आपने डिवोर्स दे दी उसके बाद उसने इद्दत पूरी की कि नहीं की, दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, आपका ताल्लुक ही नहीं है, वो जाने उसका अल्लाह जाने। तो मकसद कहने का कि इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी, वरना सबके साथ प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स लगे हुए हैं। किसी को आज फेस कर रहा, कोई आज फेस कर रहा है, किसी को कल फेस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है ये रिवायत गलत कायम है। डॉक्टर साहब, आप चूंकि हमें दूर से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपके पास फिर आता हूं, मैं सलीम भाई के पास, आखिर में मैं नून लीग के पास आऊंगा। ये खबर मानिका को स्क्रीन पर लाया गया, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान के फॉर्मर वजीर आजम की घरेलू जिंदगी पर बहुत सारे सवालिया निशान उठा दिए। क्या पाकिस्तान की सियासत में इन चीजों का होना बेहतर समझते हैं आप? आज पाकिस्तान का नौजवान क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है कि हमारे जो वज़ीर आज़म थे, जो हमारे रोल मॉडल थे, वो क्या किया करते थे? रातों को फोन पे लंबी लंबी बातें किया करते थे, लोगों की बेगमात छीना करते थे। अल्लाह राम करे भाई, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। तो ये इसके लिए कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, कुछ रोक टोक कोई? मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ, इस पे कोई मुनासिब भी नहीं है। मेरे भाई जो कह रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, जातियात पे सियासत में नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं मुखालिफ हूँ सख्त, लेकिन ये है कि अगर माँ बहनों और बेटियों को अगर जाति जो है बातें, जो मानिका साहब का मैंने रात इंटरव्यू सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, आप बिलीव करें, बहुत सख्त तकलीफ हुई। तो मैं इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे, और हमारा माशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता है। मैं इस पे तो बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। जाम सादिक के पुराने दौर पर भी बातें की गई थी डिफरेंट टेलीविजन पर, और बताया जा रहा था कि तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी की थी। तो अब और भी कुछ बाकी है किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना? ये सब कुछ चेयरमैन पीटीआई को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो सब अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाएंगे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल ये पीटीआई के झंडे के तले आ जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? आप दरअसल क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आपसे। मैं भाई, पाकिस्तान की सियासत में हर चीज मुमकिन है। ये हमारे जो अभी नून लीग वाले बड़े खुश हो रहे हैं ना, कि ये कह रहे हैं कि बस वो जिस तरह इंडिया अनबीटन था, ये महसूस कर रहा था कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में, आखिरी फाइनल में क्या हो गया आपने देखा। हाँ। पाकिस्तान की सियासत भी जिस तरह ये वर्ल्ड कप चला है, इंडिया के लिए इस तरह जो मजबूत होता है, आखिरी 2-4 दिन में फिर चरखा तब्दील हो जाता है। क्या कुछ नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जो खिदमत करते हैं, जो पार्टी अवाम में है, जिसकी जड़ें हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, और लोग जिनको चुने, अब आप खुद बताएं, अब कुछ भी है, आप इसको पसंद करें नहीं करें, लेकिन इमरान खान साहब को लाया गया तो फिर उन्होंने कोई बयान बनाया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद देखें उनका दो रहा। लेकिन उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए, जब पीटीएम की हुकूमत आई, तो उन्होंने कितनी सीटें जीती। तो बात इस तरह, अगर इस तरह के मामला में उलझाने गए तो उसमें फिर मसले मसाइल ज्यादा खराब होते हैं। अगर सही तरीके से स्मूथली अगर ये इलेक्शन करवाए जाते, पाकिस्तान के अंदर सही जेन्युइन जो लीडर पैदा होते, तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहां पर होता। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पहले ही पता चल जाता है कि अब किसकी हुकूमत आने वाली है। तो पहले जो नून लीग वालों को बहुत बड़ा एतराज था, बड़ा
जीतते थे और जायज था, नाजायज नहीं था, मैं उनकी हिमायत करता हूँ। वो ये कहते थे कि जबरदस्ती वजीर आजम को निकाला गया अपने बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर, जो कि गलत था जी। और इमरान खान को जबरदस्ती जो है जितवाया गया वो भी गलत था। लेकिन अब जो आप ये फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं उस पर आप क्या कहते हैं, ये मुनासिब है? तो क्या बात? अगर पहले जो गलत हुआ है कम से कम अभी आने वाले इलेक्शन में गलत तो नहीं होने दें। फिलहाल साहब तो यही कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, जो भी जेन्युइनली आए, इलेक्शन जीत के आए, उसको आप हैंडओवर कर दें हुकूमत। असल अवाम का नुमाइंदा भी वो होगा और वो काम भी सही करेगा। तो जिस तरह कोई कानून बनाए तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत काम करता है, हुकूमत चाहे हो, ठीक है, उसको नैब की तरह या दूसरे FIA की तरह जो हुकूमतें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करें, इंडिपेंडेंट इदारे बनाए। ठीक है। अगर हुकूमत चल रही हो और उस हुकूमत के दौरान कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी जो है वो भी गलत काम करे तो उसको पकड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर सराफ सरकी साहब ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया। सलीम जजवाई साहब, चूंकि आप PTI से आपकी वाबस्तगी है, आज जो हो रहा है ये तसलसल है, ये माजी में भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है या सिर्फ चेयरमैन PTI के साथ ही हो रहा है कि उनके घर की बातें और जो स्क्रीन पर हो रहा है, जो टेलीविजन पे हो रहा है, आपको लगता है कि साख मुतासिर हो रही है या और अच्छा हो रहा है? सर ये चीज़ जो है ना वो बहुत गलत रवायत डाली जा रही है जो कि नहीं होना चाहिए। ये इस तरह तो फिर जनरल रानिया का किरदार भी बहुत है, हमारे मौजूदा दौर में भी जनरल रानियां हैं, बहुत सारी घूमती रही हैं और बहुत सी बच्चियां जो है वो मुख्तलिफ सियासतदानों की मौजूद है सोशल मीडिया पे, बहुत सी ऐसी तस्वीर सियासतदानों की मौजूद है सोशल मीडिया पे। बच्चियां खवातीन तो सबके घरों में है। इस तरह की जो है ना डिस्कशन जो है वो नहीं होनी चाहिए और खास तौर पे शाहजेब खानजादा जो एक अच्छे एंकरों में भी है, इस तरह के मुतनाज़ा प्रोग्राम करके ये हमेशा अपने आप को जो है ना गिराते हैं, जो इनको ज़ेब नहीं देता। नहीं तो उन्होंने खबरमानी को कहा है कि पहले कहाँ थे आप, अब क्यों आ गए आप? सर इनको इस तरह का प्रोग्राम करना ही नहीं चाहिए किसी की जाती जिंदगी के ऊपर। ये किसके कहने पे इन्होंने किया? जिसके कहने पे किया उन्होंने भी गलत किया और जो इसने किया उसने भी गलत किया। और जो खबरमानी ने जिसके दबाव पे आके बयान दिए, खबरमानी ने भी गलत किया और जिन्होंने दबाव डाला उन्होंने भी गलत किया। क्या उन लोगों को मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना कि इस तरह की जातियात वाली बातें ये चैनल और मीडिया पे करके और बातें कर रहे? क्या इनकी जातियात नहीं है? क्या ये बहुत दूध के दुले हुए? क्या ये बहुत शरीफ है? तो फिर सबकी जिंदगी सर बेनकाब होंगे। हर किसी की जिंदगी में बहुत सी गलतियां सामने आएंगी। कोई गलतियों से पाक सिवा अल्लाह की जात नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अब भी आप मदीना की रियासत की बात करते हो। चेयरमैन PTI को मुखातिब होकर कहा है कि आपके ये हालात है। सर बड़ी अच्छी बात की थी सरकी साहब ने, जो शायद मगर ये भूल के पूरी बात नहीं की। मैं आपको बता दूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को 1 मिनट की सजा मिली थी और 1 मिनट की सजा पाने वाला जो वो नाहल हो गया था और कई दिन सजा याफ्ता मुजरिम जेल में वो लाडला बन के घूम रहा और लाडला बन के सरेंडर होने के लिए जमानतें ले रहे हैं। सर ये क्या है? ये मुल्क को बनाना रिपब्लिक से भी बदतर बना दिया है आप लोगों ने। और जिस तरीके के काम करते हैं इन चलल्लों को, इन तलल्ला बिगड़ियों को खत्म करने का वाहिद तरीका यह था कि ताकत का सरचश्मा अवाम को बनाया जाता। इसी वजह से खान साहब EVM मशीन लाए, इसी वजह से वो रूल ऑफ लॉ करप्शन से खात्मे की बात करते हैं, मगर इसके ऊपर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तर खराबियों की जड़ जो है, तमाम तर खराबियों की जड़ यही है कि ला कानूनियत हमारे पास है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तमाम तर खराबियों की जड़ हमारे पास इसलिए है कि हम करप्ट हो चुके हैं और दोजख की तरफ हम अपने आप को ले जा रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल जैसे आएगा, जितने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये सब वापस आ जाएंगे PTI में? सर ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको लिया जाएगा किसको नहीं लिया जाएगा, इसका फैसला चेयरमैन साहब करेंगे। और जो हकीकत में मजबूरी में गए उनको हो सकता है वो ले लें, और जो सिर्फ और सिर्फ हकीकत में अपनी करप्शन छुपाने के लिए गए या दीगर किसी वजूहत से गए जो काबिल कबूल नहीं, तो उनको नहीं लेंगे। तो उसका फैसला फाइनली खान साहब भी करेंगे। आडवाणी साहब, आप का मैं मौक़िफ़ लेके फिर मैं लास्ट में शाह साहब का लूँगा। मौजूदा हालात और PTI, जिस तरह आपने कहा, परसों महमूद मौलवी साहब लाइन पर थे जो कि PTI के मेंबर नेशनल असेंबली पे थे। उनसे हमने सवाल किया कि PTI का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा 5 साल इंतज़ार करें जी। नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये साल इनका नहीं है, वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी टिकट की तकसीम के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो PTI अगर आम नॉर्मल लोगों को टिकट देंगे तो मुझे लगता है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे,
इनके ऊपर इतने केस बनाए दिए गए हैं कि वो प्रॉब्लम से आ जाएंगे। मेरा तो इनको यही एडवाइस होगा कि ज्यादातर टिकट वकील लोगों को दे दें। सलीम भाई को भी डिस्टर्ब किया है पुलिस ने? नहीं, मैं लाइव शो में बोल रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ज्यादातर टिकटें अगर आपने देनी है तो वकीलों को दें। आजकल वकील लोगों को आप सपोर्ट भी आप लोगों को है और केस जो भी होगा फेस भी करते रहेंगे। आम आदमी, मुझे नहीं लगता नॉर्मल लोग यहाँ पर पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं, जितने केस बन गए हैं वो फेस कर, हर किसी का कोई ना कोई केस निकल आएगा, उनको मतलब नाहेल कर दिया जाएगा, लड़ नहीं सकते इलेक्शन। तो वकीलों को देंगे तो ज्यादा अच्छा है, वो कोर्ट में भी रोज होते हैं और वो फेस भी कर लेंगे और इलेक्शन में थोड़े बहुत वकील उनके खड़े हो सकते हैं, बाकी तो इनको काफी प्रॉब्लम आएगी। चेयरमैन पीटीआई बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने बता दिया कि इलेक्शन के अंदर बदमाशी, गुंडागर्दी ये उर्स पे होगी। नहीं, वो उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत कर दी, नजर आ रही है, डके छुपे अल्फाज में की, मगर बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वजाहत कर दी। बदमाशी, गुंडागर्दी इलेक्शन के अवाम की ताकत और अवाम की कुव्वत है। इंशाल्लाह ये तमाम बदमाशियां, तमाम गुंडागर्दियां नाकाम होंगी और अवाम अपने मुस्तकिल नुमाइंदा लेके आएगी। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी होगी और ये नहीं होना चाहिए, चले मानते हैं तो, लेकिन इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह के माहौल में 2018 के इलेक्शन आप लोग माजरत के साथ आप लोग भी कोई कानून बंद नहीं था 2018 के इलेक्शन में। सर ये आप नहीं कर रहे, आपने कानून बंद है 2018 के इलेक्शन में, बस कानून बंद नहीं थे। नून लीग चंद लीगों आपने भी तो नून लीग के साथ यही किया था जो आज आपके साथ हो रहा है। मेरिट इलेक्शन नहीं जीतता। अगर 2018 में फेयर इलेक्शन हो जाते तो मुस्लिम लीग नून जीत जाती। और हाँ, 2023 अगर अभी फेयर इलेक्शन हो जाए तो पीटीआई जीत जाए। अच्छा, रियलिटी है। लेकिन आप खुद सोचें, 2018 में जब आप जहां थे, आज वहां नून लीग है, और जब नून लीग 2018 में जहां थी, आज आप वहां है। तो बस मतलब फर्क कुछ भी नहीं है, पार्टियां चेंज हो गए, फेस चेंज हो गए, ये एक सच्चाई है। जमीन और आसमान का फर्क है। 2018 के अंदर 35 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो खाई गई थी धांधली करके। उस्मान डार की जो सीट थी, जो ख्वाजा आसिफ ने जनरल बाजवा को फोन करके ली थी, इसका एतराफ जनरल बाजवा भी कर चुके हैं और ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं। ठीक है, कोई डर की शुभी बात नहीं है। अभी भी कुछ जमातें ये कह रही हैं कि पंजाब में जो निगरान हुकूमत है वो असल में नून लीग की ही हुकूमत है। फिर जो खाबर मानिका का शो होना और खान साहब की जिंदगी पर उंगलियां उठाना, क्या सियासत में अब यही रह गया है? देखिए, सबसे पहले ये बात मैं बता दूं आपको कि खावर मानिका साहब के साथ जो ज्यादती हुई, और उस वक्त आप, अभी मेरे भाई ने बात की कि उस वक्त वो देखिए उस वक्त कौन बोल सकता था। आप ये बताएं कि उसने कल जो रोज कि उसकी जो हालात थी, जिस अंदाज में बात कर, वो अगर उसको आज सपोर्ट है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ये किसी भी इंसान को अगर कोई सपोर्ट है, उसने कोई ऐसी बात तो नहीं की। उसने तलाक तो खुद कहा कि मैंने भिजवा दी थी तलाक, उसने ये तो नहीं कहा कि मैंने तलाक नहीं दी। आप ये बताएं, मेरी मां ने कहा था ये आदमी सही नहीं है, तस्दीक की, मतलब वो ताकि जीरो हो जाए। अरे भाई, उन्होंने तस्दीक की कि मेरे घर में जो पीर और मुरीदी का जो सिलसिला था, उसका ये तरीका नहीं था कि आप मुर्शिद से आगे शादी कर लें और वहां बगैर इजाजत के आप मेरे घर में आ रहे हैं। और मैं अपनी कहानी सुनाई, वो कहानी मैं सुनाऊंगा, आपका टाइम इतना नहीं है। देखिए, उसने अपना दुकड़ा सुनाया है, और उस दुकड़े पे अगर आपको इतराज है तो वो क्या, उसने कोई गाली तो किसी को नहीं दी ना, उसने अपनी बात सुना दी। उस पे नवाज शरीफ का क्या लेना देना, या उस पे जरदारी साहब का क्या लेना देना, या तकलीफ इनको इसलिए इनकी जो रियासत मदीना सामने आ रही है, तकलीफ इनको है। सुनिएगा मेरी बात सुने। आप ये बताएं, आप किसी का घर उजाड़ते हैं, उनको रोने भी नहीं देंगे। आप किसी को घर उजाड़े हैं और उसके बाद उसको किस तरीके से उजाड़ा और किस तरीके से वो किया, देखें, मैं ये बताऊं, ये लंबी कहानी है। दूसरी बात, आपने कहा ना इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप ये बताएं कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, हो गए क्या कि इस इलेक्शन में नवाज शरीफ आ गया, वो जीत गया, लग रहा है कि वो इसलिए लग रहा है कि अवाम, देखें अवाम जो इस टाइम पे, आप ये बताएं, ये पॉलिटिकल लोग हैं जो, देखो ना, जो ये बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। ये पाकिस्तान के मायानाज यानी खिलाड़ी है ऐसे। मुझे मालूम है, मुझे 18 में मालूम था कि मैं, देखे ना, कि इलेक्शन में लड़ने जा रहा हूं, मैं लड़ रहा था, मेरी पार्टी लड़ रही थी, सारे इलेक्शन हमने तो चीखा नहीं है, हमने अपनी कैंपेन चलाई। देखे ना मेरी बात सुन, हम तो नहीं चीखे। हाँ, उसके बाद जो हुआ,
हमने देखा कि गलत हुआ, उस पर हमने बात की, जो हमारी सीटें हमें हरवाएगी, अगर उनको कोई तहफुजात होंगे, पहले तो इलेक्शन होने दो, जब इलेक्शन होंगे उसके बाद आपने अगर कोई तहफुजात है तो आप ले आए। आप ये कैसे आज कह सकते हैं अगर आपने इस सिस्टम में नहीं रहे तो बाइकाट कर लें? देखो ना, मुत्तहिदा कौमों ने बाइकाट कर दिया उसको। आज पीपल्स पार्टी बात कर रही है ना, तो कराची में जो मेयर का इलेक्शन था या बल्दियाती इलेक्शन थे तो मुत्तहिदा कौमों ने बाइकाट कर दिया, उनको तहफुजात थे, आज ऐलान कर दें। आप क्यों धीर में घूम रहे हैं, वहां पर नौशहरा फेरोज में घूम रहे हैं, अपने परेशानी कर रहे हैं, अपनी नींद खराब कर रहे हैं और लोगों के मिन्नतें सलह कर रहे हैं। इधर पीटीआई को तो आप छोड़ देना। देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई कोई पार्टी, मैं बताऊं, पहले वो पार्टी तो बनाते, उन्होंने कोशिश की पार्टी बनाने की, बाद में वो कहीं और चले गए। अगर वो पार्टी होती ना तो देखिए इंतजार करना पड़ता। क्या जमात इस्लामी सारी वो प्राइम मिनिस्टर बनी है? क्या सीएम बना उनका? एनपी का कोई प्राइम मिनिस्टर बना? पार्टी मौजूद है ना। देखो पार्टियां मौजूद होती हैं, पार्टी अपने मशहूर के साथ होती है। क्या नवाज शरीफ साहब ने 3 हुकूमतें, अगर उनको इतनी, हमारे सोराब सरकी साहब ने कहा ना खुश हो रहे हैं, हमने तो हुकूमतें गिराई हैं। एक काउंसलर की सीट के लिए आप मुतहदा से उस टाइम पे आप 2 सीटों कश्मीर पे आपने जो कॉम्प्रोमाइज किया कराची की बहुत सी चीजों पे। मेरे भाई अगर पीपल्स पार्टी में थे, ये सुनेंगे नेशनल पार्क का जलसा नहीं हो पा रहा था, इनकी हुकूमत थी, जलसा नहीं कर पाए थे, इनको 2 सीटें चाहिए थी किसी उसके ऊपर, ये अपना नेशनल पार्क में पीपल्स पार्टी जलसा नहीं कर पाई थी। देखिए वो अमर आपको नवाज शरीफ ने दिया और वो सुन नवाज शरीफ को आज बात कर रहे हैं, उसने तो अपनी हुकूमतें गिरवाई हैं। यहां पर उसने गवर्नर राज जो लगाया था, अपनी सीटें, अपनी हुकूमत, सुबह ही हुकूमत खत्म की। हमने पंजाब में देखे ना, इन्होंने हमारी हुकूमत खत्म की, हम कहीं नहीं गए, कोर्टों में, अदालतों कहीं नहीं गए। हमने कहा ठीक है जी आप ले लें। आज आप कह रहे हैं निगरान हुकूमत, निगरान का बांजा मामू कौन था? निगरान हुकूमत पंजाब का जो मामू बांजा कौन था? क्या नवाज शरीफ का कोई मामू बांजा और बेहतरीन आदमी लगा था? वो तो कहते थे कि जरदारी साहब का कोई, वो तो देखे ना उससे मतलब कर रहे हैं लोग एक भाई। देखिए वो निगरान हुकूमत गैर कानूनी आईनी, वो ये चले जाए अदालत में, अदालतें आजाद हैं, ये खुद अदालतों पे देखे ना, अदालतों पे तो ये ज्यादा सब करते हैं। जो जिस तरह पीपल्स पार्टी सब कह रहे हैं, मिनिस्ट्रियां भी आप लोगों ने बांट दी होंगी कि कौन सी किसको देनी है? किसी मिनिस्ट्री हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, देखे ना, अल्लाह ताला उनको इज्जत देगा। हम उम्मीद से हैं इंशाल्लाह जब वो हुकूमत में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी उम्र उनका काम है कि वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपना काबीना तश्कील देते हैं। और इनको जो तकलीफ है ना मानिका साहब से, तो जाए मानिका साहब की वो करें, उनके साथ वो करें, इज़हार यकीनती करें, उनके साथ ज्यादती हुई है। देखा ना, उनके साथ ज्यादती होने के ऊपर आप रोने भी नहीं दे रहे हैं उनको, तो ये ज्यादती है। आपने घर की बात की ना, देखा किसी भी पर्सनल मामले की बात नहीं हो रही, निकाह की बात हो रही है कि भाई उनको उनसे बीवी छीनी गई थी, फिर वो इद्दत में निकाह वाला भी इस्लामी मामला है, वो शरी हिसाब है, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी इस्लाम पे चलना है। दूसरे पारे के अंदर इद्दत के ऊपर मतलब ये कि उस पर कुरान में लिखा हुआ है कि उसका आईनी तरीका है। उस इद्दत के ऊपर अगर उनको कहा गया था कि भाई आप डेट चेंज करें, तो उसने तलाक दे दी थी। उसने कल एक शब्द तो नहीं किया कि नहीं जी मैंने तो तलाक ही नहीं, अगर वो कह रहे मैं तलाक ही नहीं दी फिर क्या होगा? उसने तो क्लियर कहा मैंने दे दी थी तलाक। आप बड़ा आपको लग रहा है अडवाणी साहब बड़ी ज्यादती, मैं आ रहा हूं आपके लास्ट 1 मिनट दूंगा मैं आपको। ज्यादती हो गई सर, इन्होंने कहा कि ज्यादती हो गई, आप रोने भी नहीं दे रहे। मतलब जाती तो 5 साल पहले हुई थी ना, अभी क्यों आए? अभी सवाल ये है ना, टाइमिंग का सवाल आ रहा है। अभी आने का क्या मतलब हुआ? 5 साल तक आप कहाँ थे? 5 साल तक तो आप जितनी मराद मिल रही थी सब ले रहे थे, हर जगह नजर आ रहे थे, सबके साथ नजर आ रहे थे, जितना फायदा उठा सकते थे उठा रहे थे। अभी क्यों आए? फिर ये तो बात ये है ना, बात यहाँ आ जाती है कि उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आ जाना था, उस वक्त नहीं आए तो फिर इस वक्त नहीं आना था। मकसद कहने का है। बाकी आप नून लीग को हुकूमत बनते हुए नजर आ रही है आपकी भी? भाई एक चीज बताऊं मैं, इतना कॉन्फिडेंस है नून लीग की हुकूमत बनेगी, सही है, हर किसी को, इनको भी काफी कॉन्फिडेंस है कि हमको इतनी अक्सरियत मिलेगी। मुझे आप बताएं, मतलब आम आवाम क्या सोच रही होगी? मुझे बताएं 16 महीने किनकी हुकूमत रही है? इनकी तो थी। क्या डिलीवर किया कि ये इतना सीना ठोक के कहते हैं कि हम लोग जीतेंगे? अगर वाकई इनको अक्सरियत मिलती है तो सवाल या निशान आएगा, क्योंकि आपकी हुकूमत 16 महीने रही है। 16 महीने में आपने कुछ डिलीवर नहीं किया। आप 2018 की हर वक्त बात करते हैं, 2018 2022 में आपकी हुकूमत थी, तो उसमें आपने क्या किया? उसके ऊपर क्यों बात नहीं की जाती? वो भी तो आप ही की हुकूमत थी, आप ही का प्राइम मिनिस्टर था, आपका ही वजीर खारजा था, सॉरी वजीर खजाना था, फाइनेंस मिनिस्टर आपका, वजीर आजम आपका। तो कहाँ थी? जो इकोनॉमिकली जो हालात हुए वो आपकी हुकूमत में कितने खराब हुए, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो आपका था और वजीर आजम भी आपका था। सही। तो मुझे नहीं पता, या आप खुद सोचे कि अगर ये जीतते हैं तो सवाल या निशान आएगा। ये जीत ही नहीं सकते, कैसे जीतेंगे?
इनकी 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 खिदमत क्या है? क्या बात है, नहीं जी सकते, आवाम को देगी वोट, आपका ये कहना है। मुझे आप बता, आप क्यों वोट देंगे? सही। कोई भी बासौर आदमी जो सियासत पे नजर क्या आता बात है, है, चलिए। जो पाकिस्तान से प्यार करता होगा, वो उनको क्यों हुकूमत देगा जिनकी 16 महीनों की हुकूमत देख चुका है? अगर उसी हुकूमत को अच्छा समझता है तो देगा, तो कौन अच्छा समझता है? मुझे पाकिस्तान में एक बंदा बता दे, तो इसका मतलब क्या हुआ? और होगा भी सर ये पहले सलीम सचवानी का टाइम है, मैं फिर आप जी सर। सर लोगों के कैरेक्टर एसिनेशन करना, ये इनकी पुरानी रवायत है। नून लीग के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी, आपको पता है कि जब ये आईजे बना के नए नए आते तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा के ऊपर भी इन्होंने इल्जाम लगाए और फिर उन्हें झूठी तस्वीरें बना के उन्होंने अवाम में बांटी। तो ये लोगों की जातियात के ऊपर जो है ना बातें करना, फिर आपके सामने वीडियो लानी भी सामने आई, जिन्होंने वीडियो की बना के लोगों को दिखाई और सुनाई। तो सर ये जातियात की सियासत नहीं करते, जातियात के ऊपर अब इतना कर चुके हैं ये लोग कि लोग उनकी किसी बात को इतबार करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर ये सच भी बोलेंगे ना किसी बात को, बोलेंगे झूठा है। क्योंकि आप एक और चीज देख लें कि उन्होंने कहा हमने लाहौर में बड़ा अच्छा जलसा किया, इधर से भी लोग आए, उधर से भी आए, हाँ। सब जगह से आए सर, मगर नहीं है तो लाहौर से नहीं आए, नहीं आए तो लाहौर से नहीं आए। लोग माइक लेके घूम रहे थे कि भाई कहाँ से, भला फला जगह से, कहाँ से, फला जगह से, कहाँ। अरे कोई एक बंदा तो दिखा देते जो लाहौर का होता है। लाहौर का तो एक बंदा नहीं आया था वहां पे। आए होंगे कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाहौरी बिल्कुल नहीं आए होंगे, मगर इतनी कम तादाद थी कि वो माइक ढूंढने वाले बेचारे ढूंढते रह गए, लाहौरी नहीं मिले। लाहौर के जलसे की जो बात है ना वो खत्म होनी चाहिए कि शानदार था। ये अवाम में साबित शुदा हो चुका है कि लाहौर का जलसा जो था वो नाकाम और फ्लॉप शो था, जो पूरे पाकिस्तान से लाने के बावजूद, जो 37,000 सरकारी मुलाजमों को पाबंद करने के बावजूद भी नाकाम हो गया। ओके, लास्ट में सर एक मिनट आपका। जी जी देखो, मैं अपने भाई से ये बात करूंगा कि 16 माह के ऊपर हम अवाम से नहीं मांगेंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान 13 से 17 के दरमियान जो पाकिस्तान आपका जो डिफॉल्ट हुआ था, किस कंडीशन में था, 13 में हमने संभाला। इस मुल्क में अमन नहीं था, इस मुल्क में जो दहशतगर्दी थी, हम उस पर वोट मांगेंगे इस अवाम से। और हमने 12,000 मेगावाट बिजली दी, ग्रीन बसें दी, आपको जो है ना मोटरवे दिया, आपको जो है ना अमन दिया, हम उस पर इंशाल्लाह वोट मांगेंगे। 16 माह पे नहीं मांगेंगे। ये 16 माह का जो था ना, इस 16 माह पे हमने मुल्क डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन उसमें तो कोलेक्शन और सुनिएगा, मुल्क बचाया था, उसके ऊपर हम जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब मांगेंगे ना, वो इंशाल्लाह बताएंगे कि कराची को लाहौर बनाएंगे, इस पर इंशाल्लाह तला वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, बस आप एतराज ना करें। मुल्क तो नहीं बचाया था, ये इन्होंने अपने केस खत्म अपने केस खत्म करने के लिए आए थे, मुल्क बचाने के लिए नहीं आए थे। और बाकी रहा सवाल कि अगर ये 16 माह से पीछे जा रहे हैं तो फिर थोड़ा और भी पीछे चले जाए, जब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था। तो ये भी हिस्ट्री है इनकी, तो बात अगर लेकर ही जानी है पीछे तो बहुत पीछे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे जो हमने किया था, सुप्रीम कोर्ट पे जो उनको सजा हुई थी वो नाहिल हो गए थे, हमने तो उनको सपोर्ट नहीं किया था, उसको उसको आप कैसी बात करेंगे? सुप्रीम कोर्ट की बात लेके आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कराची की बात करें आप हमसे। आप तो बाहर भी निकल सकते थे, नवाज शरीफ ने आपको आजादी दी, रोडों पे घुमाना, आप नहीं निकल सकते थे। आपकी जो लाशें निकलती थी, गिनती थी, आपके बदाम नहीं गिरती थी, उसमें तो बात नहीं कर। आपको सुप्रीम कोर्ट गमला टूट गया था, उस गमले पे अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको नाहिल किया गया था तारिक अजीज मरहूम को, और 2-3 और हमारे नाम है, उनको कर दिया। आज तक वो नाहिल है, किसी इलेक्शन में आपको नजर आए तो ये ज्यादती वाली बात है। मुल्क को एक छोटी सी ऐसे गमले वाली चीज पे उठाएंगे आप मुल्क को। 2013 के भी पहले आप लोगों ने काफी हुकूमत की थी, तब क्या रिजल्ट दिया था? 2013 तक पाकिस्तान यहां पहुंचा तो पीछे आप लोगों की हुकूमत रह चुकी थी। आप पिछले पहले भी 2 बार वजीर आजम बन चुके थे, आपने तकरीबन पंजाब आप ही के हाथ में था। तो ये जो पाकिस्तान के हालात 2013 में खराब हुए थे, तो इसके पीछे भी आप लोगों ने गवर्नमेंट की थी। आप फर्स्ट टाइम 2013 में नहीं आए, आप लोग फर्स्ट टाइम 1989 सब कुछ उसके पीछे आपकी एक मिनट का आप मुझे जवाब दे दें, 13 से लेकर 18 तक में आपने क्या किया?
सिवाय मुल्क को तबाह करने के अपने क्या किसको? किया? जितना आपने कर्जा लिया उसका क्या इस्तेमाल किया आपने? हमने हाँ बिल्कुल, आपने मुल्क संभाला, क्या मुल्क बनाया, आपने तबाह किया, आपने मुल्क के साथ गलत किया, हजर किया, आपने तबाह किया, आपके सबके साथ जो हो गया, आपने मुल्क के साथ अच्छा बना किया, आपने परेशान होंगे, आप खाली गाले मारे। अच्छा हो गया, वो सिगरेट खत्म हो गया, अभी तो